दोस्त नहीं रहना चाहती, वो उसके फ्रेंड जोन से बाहर निकलना चाहती है। इसके बाद वो सोचता है कि अब वक्त है थोड़ा एक्शन लेने का। इस कहानी के बीचों बीच है चिटोसे साकू, एक नॉर्मल सा लड़का जो नॉर्मल स्कूल में पढ़ता है, नॉर्मल चीजें करता है और नए स्कूल ईयर की शुरुआत में उम्मीद करता है कि एक दिन जब वो उन दिनों को याद करेगा तो वो स्माइल करेगा, क्योंकि उसे पता है कि वो सबके बीच में सेंटर में है। वो अपने फोन में स्क्रॉल कर रहा होता है जब उसकी क्यूट फ्रेंड युवा उसे हाय बोलती है और वो पूछती है कि वो फोन में क्या देख रहा है। चिटोसे उसे दिखाता है कि सोशल मीडिया पर एक इनॉर्मस बंदा उसके बारे में बकवास कर रहा है, उसे प्लेबॉय और ठरकी कहकर, और ये बात चिटोसे को थोड़ी खलती है। युवा उसे समझाती है कि ज्यादातर लोग उसे पसंद करते हैं और ये सब जल्दी खत्म हो जाएगा। चिटोसे भी मान जाता है और मजाक में कहता है कि इतना ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम लड़का होने के नाते उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिर युवा उसे बताती है कि इस साल हम दोनों सेम क्लास में हैं और इस बात से वो काफी ज्यादा खुश है। लेकिन जब चिटोसे कहता है कि उसकी पूरी ग्रुप भी उसी क्लास में है तो युवा थोड़ी नाराज हो जाती है, क्योंकि चिटोसे ने उसकी बात पर कोई खास रिएक्शन नहीं दिया था। तभी उसकी गैंग मिलती है और यू को एक ब्राइट स्माइल के साथ उसे ग्रीट करती है। वो चिटोसे का हाथ पकड़कर खुश होती है कि वो फिर से एक ही क्लास में है, और चिटोसे भी कहता है कि उसके बिना तो वो सैड हो जाता। लेकिन युवा तुरंत बोलती है कि चिटोसे तो स्कूल आते वक्त दूसरी लड़कियों की ओर देख रहा था, और ये सुनकर यूको का मूड थोड़ा खराब हो जाता है। चिटोसे हंसकर कहता है कि युवा तो बस जल रही है। तभी पीछे से एक बंदा उसे मारता है जिसका नाम काइटो होता है, जो बास्केटबॉल टीम का सुपरस्टार होता है, और उसके साथ खड़ा होता है काजुकी, और वो भी फुटबॉल टीम का स्टार होता है। वो दोनों एक साथ हाथ मिलाते हैं और बोलते हैं कि वो ग्रुप के लीडर हैं, और फिर वो सब क्लास में चले जाते हैं। क्लास में चिटोसे का स्वागत करती है हारू, जो गर्ल्स फुटबॉल टीम की स्टार है। वो थोड़ी टॉमबॉय टाइप की है और वो मजाक में चिटोसे से पूछती है कि उसने अपने लंबे बाल क्यों कटवा दिए। उसके साथ होती है यूजुकी, जो टीम की एक और मेंबर है, और वो स्कूल में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लड़कियों में से एक मानी जाती है। लेकिन यूको की नेचुरल क्यूटनेस के मुकाबले यूजुकी का एक अलग ही ऑरा है। क्लास शुरू होने से पहले चिटोसे गर्व से बोलता है कि टीम चिटोसे वापस आ गई है, लेकिन बाकी सभी लोग कहते हैं कि उसका नाम द ब्रांड होना चाहिए। उसकी बातें और हंसी से बाकी लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन चिटोसे स्माइल करता है और कहता है कि हेटर्स तो हमेशा ही रहेंगे। तभी क्लास शुरू होता है और उनका होमरूम टीचर पूरा आलस भरे अंदाज में नए साल की बधाई देता है, लेकिन चिटोसे को उनकी लेजी स्टाइल की आदत है, क्योंकि पिछले साल भी वही इनका टीचर था। तभी हारू बोलती है कि उसे टाई पहनकर बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है। चिटोसे कहता है कि वो चाहे तो टाई की जगह रिबन पहन सकती है, लेकिन हारू मना कर देती है, क्योंकि वो अपने इमेज से समझौता नहीं करना चाहती। तभी कुरा कहता है कि चिटोसे हमेशा की तरह क्लास संभाल ले। चिटोसे स्माइल करता है और पोडियम तक जाता है और बोलना शुरू करता है। वो कहता है कि उसे खुद का इंट्रो देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब उसका नाम जानते हैं, और वो आगे कहता है कि लोग तो उसे प्लेबॉय भी कहते हैं। कुछ बच्चे उसकी बातों पर हंसते हैं तो कुछ उसे ज्यादा दिखावा करने वाला मानते हैं। फिर वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव से बात करता है। उसका फ्रेंड ग्रुप बोलता है कि वो पहले भी क्लास रेप था तो इस बार भी वही बने, और ये सुनकर चिटोसे खुशी खुशी मान जाता है। यूको उठकर कहती कि वो उसकी वॉइस रेप बनेगी जैसे वो पहले थी, और वो मजाक में बोलते कि उसे चीजें संभालना बहुत ही ज्यादा अच्छे से आता है, और ऐसे ही दोनों फिर से क्लास रेप बन जाते हैं। लंच टाइम पे चिटोसे एक कैन ड्रिंक लेकर रूफटॉप पर चला जाता है, जहाँ पर कुरो पहले बैठा होता है और उसका वेट कर रहा होता है, और कुरो वहाँ पर स्मोक कर रहा होता है। तभी चिटोसे कहता है कि स्मोकर होना काफी मुश्किल होता होगा, क्योंकि लोग हमेशा उन्हें जज करते हैं। कुरो कहता है कि लोगों को हमेशा किसी कॉमन एनिमी की जरूरत होती है, और चिटोसे खुद जानता है कि जब उसे लोग प्लेबॉय बुलाते हैं तो कैसा लगता है। तभी कुरो उसे असली वजह बताता है कि उसने उसे रूफटॉप पर क्यों बुलाया है। वो उसे एक फोटो दिखाता है केंटा की, जो एक अकेला ओटाकू बंदा है और वो 2 सेमेस्टर से स्कूल नहीं आ रहा। कुरो कहता है कि वो चाहता है कि चिटोसे उसे वापस स्कूल में ले आए। चिटोसे थोड़ा हैरान होता है कि उसे क्यों चुना गया। वो पूछता है कि अगर उसने मना कर दिया तो क्या होगा। कुरो स्माइल करता है और कहता है कि तब उसका सब कुछ कर सकता हूँ वाला इमेज टूट जाएगा, और ये बात चिटोसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। और वो खुद से कहता है कि उसकी फिलॉसफी ब्यूटीफुल जिंदगी जीना और जवानी का मजा लेना अभी खत्म नहीं हो सकता, और इसे सोच के साथ वो कहता है कि ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होगी। स्कूल के बाद जब चिटोसे घर जा रहा होता है तो रास्ते में उसे आसुका दिखाई देती है। वो अकेले बैठकर एक बुक रीड कर रही होती है। उसके बाद चिटोसे उस बुक को देखता है जिसे आसुका पढ़ रही होती है, और वो उसमें से एक लाइन रिपीट कर देता है। ये सुनकर आसुका थोड़ी इम्प्रेस हो जाती है कि उसे इस किताब के बारे में पता है। यहीं से ये कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है पिछले साल की, और उस वक्त उनकी पहली बार मुलाकात हुई थी। अब जब चिटोसे घर लौट रहा होता है तब उसने देखा कि कुछ बच्चे एक छोटे लड़के को तंग कर रहे होते हैं। उसे घिनौना कहकर पानी के किनारे घेर लिया था। वो लड़का पीछे हटते हटते पानी में गिर गया था और बाहर निकलने का कोई जगह नहीं था। चिटोसे मदद करने वाला होता है कि अचानक एक सिल्वर बालों वाली लड़की यानी आसुका पानी में कूद जाती है। वो स्माइल के साथ कहती है कि चलो मैं भी मजे में शामिल हो जाती हूँ। फिर वो लड़के के साथ पानी में खेलने लगी, जिससे माहौल थोड़ा हल्का हो गया। उसने बाकी बच्चों को भी खेलने के लिए इनवाइट किया, और थोड़ी देर में सभी बच्चे हंसते हुए एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए और घर लौट गए। अब बस फर्क इतना था कि आसुका के कपड़े पूरे गीले हो चुके थे। जब उसने देखा कि चिटोसे उसकी तरफ देख रहा है तो वो स्माइल के साथ कहती है कि क्यों देख रहे हो, पहली बार किसी को भीगा हुआ नहीं देखा क्या। जिसके बाद चिटोसे हड़बड़ा कर उसे तौलिया थमा देता है, और वो पूछता है कि तुमने पानी
पानी में कूदकर उसकी मदद क्यों की? तुम चाहती तो बाहर निकल सकते थे और बाकी बच्चों को डांट सकते थे। आशुका कहते कि मुझे लगा अगर सभी बच्चे गंदे कपड़े में लेकिन इस्माइल के साथ घर जाएं तो वो ज्यादा अच्छा होगा, बजाय इसके कि वो लड़े झगड़े। ये सुनकर चिटोसे पहली बार उसे गौर से देखता है। जब आशुका अपना नाम बताती है और कहती है कि उसका नाम का मतलब है कल की हवा, तो चिटोसे उस पल में उसकी तरफ खींच जाता है। अब प्रेजेंट में आशुका इस्माइल के साथ कहती है कि तुम तो ऐसे लगते हो जैसे कोई खूबसूरत पार्क, थोड़ा अधूरा लेकिन फिर भी परफेक्ट, एक ऐसी जगह जहाँ पटाखे जलाने या खेलने की इज्जत नहीं पर फिर भी वो अपनी खूबसूरती के लिए खास है। तभी अचानक वो एक अजीब सा सवाल पूछती है, अगर मैं और वो लड़की जिसे तुम सबसे ज्यादा करीब हो और दोनों एक साथ डूब रहे हो और तुम्हारे पास सिर्फ 2 सीटर याक हो तो तुम किसे बचाओगे? चिटोसे सोचकर कहता है कि तो एक को पकड़कर साथ ले जाऊंगा। पर आशुका हंसकर बोलती है कि लेकिन पानी में फिरहाना मछलियाँ हैं। फिर वो इस्माइल के साथ कहते कि अगर मैं होती तो मैं तुम्हें बचाती क्योंकि तुम मुझे बाकी लड़कों से ज्यादा पसंद हो। चिटोसे हंसकर कहता है कि तुम्हारा कनेक्शन तो थोड़ा अजीब है। आशुका जवाब देती है कि ये कनेक्शन नहीं है क्योंकि तुम वैसे लड़के नहीं हो जो किसी एक को चुन लो। तुम तो दोनों लड़कियों को याक में बैठा दोगे और खुद पानी में रह जाओगे क्योंकि तुम्हें लगेगा कि खुद को कुर्बान करना सबसे अच्छा फैसला है। चिटोसे हंसते हुए कहता है कि नहीं, मैं इतना ज्यादा ड्रामे वाला नहीं हूँ। लेकिन आशुका कहते कि पर तुम ऐसे इंसान नहीं हो चिटोसे जो खुद को पीछे रख देता है दूसरों की स्माइल के लिए। और ये सुनकर चिटोसे चुप हो जाता है। उस रात वो चांद की तरफ देखता है और सोचता है कि क्या सच में मैं अपने रोल को पूरी तरह निभा पा रहा हूँ। वो आसमान की तरफ देखता है और सोचता है कि क्या केंता भी यही चांद को देख रहा होगा, लेकिन उसे नहीं पता होता कि उस वक्त केंता अपने कमरे के पर्दे बंद करके बैठा है, जैसे अपनी दुनिया से खुद को पूरी तरह बंद कर लिया हो। अब अगले दिन यूजुकी चिटोसे के पास आती है और पूछती है, कुछ परेशान लग रहे हो, सब ठीक है ना? चिटोसे को ये देखकर हैरानी नहीं होती क्योंकि यूजुकी ऐसी लड़की है जो दूसरों की फीलिंग्स को बहुत जल्दी समझ जाती है। वो धीरे से बताता है कि कुरा ने उसे एक मिशन दिया था केंता को दोबारा स्कूल लाने का। तभी यूजुकी कहती है, मैं भी चलती हूँ, तो अकेले घर जाकर क्या करेगा, 2 लोग मिलकर ज्यादा अच्छा कर लेंगे। चिटोसे नोटिस करता है कि मदद ऑफर करते हुए भी यूजुकी बिल्कुल परफेक्ट दिख रही होती है, जैसे कि हर मूव कैमरे के लिए हो। वो हल्की सी स्माइल करते हुए कहता है कि मैंने पहले किसी और को कहा है। यूजुकी कहती है कि कोई बात नहीं, अगर कभी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, मुझे उन लोगों की मदद करना पसंद है जिन्हें मैं रिस्पेक्ट देती हूँ। अब स्कूल के बाद चिटोसे युवा का इंतजार कर रहा होता है। जब वो आती है तो तुरंत पलटकर अपना मेकअप ठीक करने लगती है क्योंकि वो चिटोसे के सामने परफेक्ट दिखना चाहती है। थोड़ी देर बाद वो लौटती है तो पूछती है, अचानक मुझे क्यों बुलाया? चिटोसे कहता है कि क्योंकि तुम उन लोगों में से नहीं हो जिन्हें ज्यादा लोग नापसंद नहीं आते। मुझे किसी ऐसे के साथ जाना था जिससे सबको कंफर्ट महसूस हो। फिर वो दोनों के लिए साइकिल निकालता है। युवा जब पीछे बैठती है तो वो कहता है, मजबूती से पकड़ना, गिरना मत। लेकिन युवा बस उसकी यूनिफॉर्म का एक कोना पकड़ती है और वो बोलती है कि तेरी प्ले बॉय वाले इमेज के साथ इतना भरोसा नहीं करती। अब साइकिल चल पड़ती है और बीच में हल्की सी चुप्पी रहती है। फिर युवा धीरे से कहती है कि पीछे से देखकर ऐसा नहीं लगा कि तुम्हारी पीठ इतनी ज्यादा चौड़ी होगी। चिटोसे हंसकर कहता है कि पहले सुना नहीं क्या, मैं पहले प्रीफेक्चर का बेस्ट बेसबॉल प्लेयर था। युवा कहते कि हाँ मुझे पता है, मैं तुम्हें पहले देखा करती थी जब हम दोस्त भी नहीं थे। चिटोसे मजाक में कहता है, तो तुम मेरी फैन थी? युवा कहते कि कुछ ऐसा समझ लो या शायद नहीं। फिर युवा कहते कि केंता के साथ हमारा प्लान क्या है? चिटोसे कहता है कि पता नहीं, मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ। उसके बाद दोनों केंता के घर जाते हैं और उसकी माँ बताते हैं कि केंता किसी से बात भी नहीं करता। चिटोसे कहता है कि शायद हमसे करे वो। दोनों दरवाजे के बाहर आवाज लगाते हैं और केंता कहता है, तो फ्लैट है ना और ये तेरी गर्लफ्रेंड? लेकिन उसके बाद दोनों लोग इग्नोर कर देते हैं। चिटोसे कहता है कि हम तो टीचर के कहने पे आए हैं। तो केंता कहता है कि तू पोजर है। तो फिर युवा कहते कि कुछ ऐसा एनिमे बताओ जो मुझे पसंद आए। उसके बाद केंता थोड़ा खुलने लगता है और जब चिटोसे जाने लगता है तो वो घबरा जाता है और कहता है कि मत जाओ। चिटोसे कहता है कि ठीक है फिर मिलते हैं। वापसी में युवा कहते कि केंता किसी चीज से डर रहा है। दोनों हंसते हैं और वैसे एक बात साफ है कि केंता को चिटोसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके बाद सूरज ढलने लगता है और सीसम चिटोसे चुपचाप सोचने लगता है, अगली बार मैं क्या तरीका अपनाऊं जिससे केंता सच में दिल खोलकर बात करे। अगली बार चिटोसे फिर से कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ होती है यूको, जो बाइक के पीछे वाली सीट पर बैठकर लिटरली एक्साइटमेंट में चमक रही होती है। हवा तेज चल रही होती है और यूको हंसते हुए पीछे झुकती है। बाल उड़ रहे होते हैं और स्कर्ट भी फ्लटर कर रही होती है। चिटोसे कहता है कि अरे यूको थोड़ा ठीक से बैठो ना, लोग देख रहे हैं। लेकिन यूको पीछे से स्माइल के साथ कहते कि मुझे मजा आ रहा है चिटोसे, ऐसी राइड कब मिलती है? जिसके बाद चिटोसे अपना सिर हिलाता है जैसे उसे पता हो कि इस लड़की को रोकना इम्पॉसिबल है और थोड़ी देर बाद यूको सेटल हो जाती है। फिर वो चिटोसे से कहते कि सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, मुझे पता है क्योंकि मेरे हीरो चिटोसे मेरे साथ है। चिटोसे स्माइल करता है और उनकी नजरों में जिम्मेदारी साफ झलकती है। वो कहता है कि बस नॉर्मल बात करना, बाकी मैं संभाल लूंगा। कुछ देर बाद वो दोनों फिर से केंता के घर पहुंच जाते हैं। चिटोसे डोरबेल बजाता है और हमेशा की तरह केंता की आवाज अंदर से आती है। वो पूछता है कि युवा नहीं आई, लेकिन फिर वो आगे कहता है कि शायद उसे अब मुझसे नफरत हो गई है। लेकिन चिटोसे तुरंत डिफेंड करता है और कहता है कि नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस थोड़ा प्रैक्टिस में गई है और वो सच में तेरी परवाह करती है। फिर चिटोसे कहता है कि लेकिन आज मैं फिर से किसी और को लाया हूँ। यूको एक्साइटेड होकर बोल पड़ती है कि हाय मैं यूको हूँ, लेकिन केंता की आवाज थोड़ी तेज हो जाती है और वो कहता है कि तो तुम भी चिटोसे के लिए शो ऑफ करने आई
हो, मेरी हेल्प करके तुम उसे इम्प्रेस करोगे ताकि वो तुम्हें और भी ज्यादा पसंद करे। ये सुनकर यूको का चेहरा थोड़ा उतर जाता है, लेकिन वो शांत नहीं रहती। वो धीरे से कहते कि केंटा, तू इतना ज्यादा डिफेंसिव क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं तूने किसी और को पसंद किया था और उसने तेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया? बस ये सुनते केंटा और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो दरवाजे के अंदर से ही जोर से बोलता है कि तुम लोगों को क्या पता आखिर फीलिंग्स क्या होती हैं? यूको कहते कि मुझे पता है, मैं भी कोशिश करती हूँ चिटोसे की नंबर 1 बनने की, लेकिन अगर उसकी नजर किसी और पर है तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है और अगर एक दिन मेरा दिल टूट भी गया तो मैं उससे नाराज नहीं रहूंगी। ये सुनकर केंटा चुप हो जाता है और उसकी तरफ कोई भी आवाज नहीं आती। चिटोसे समझ जाता है कि अब थोड़ा स्पेस देना सही रहेगा। वो यूको की तरफ मुड़ता है और कहता है कि यूको, तुम नीचे जाकर चाय पी लो, मैं थोड़ा और कोशिश करता हूँ। जिसपे यूको धीरे से हिलाती है और नीचे चली जाती है। चिटोसे दरवाजे के सामने खड़ा रहता है और वो बोलता है कि केंटा, मैं तुझसे बस बात करना चाहता हूँ, कोई भी जबरदस्ती नहीं है। पर अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता। थोड़ी देर बाद चिटोसे नीचे उतरता है और केंटा की माँ से माफी मांगता है। वो कहता है कि सॉरी मैम, आज भी कुछ ज्यादा खास नहीं हुआ, और वो स्माइल के साथ बाहर निकल जाता है। लेकिन बाहर जाते जाते अचानक वो रुकता है और खिड़की के नीचे खड़ा होकर अपना बैट उठाता है और बिना कुछ सोचे पूरी ताकत से खिड़की पर मारता है और फिर कांच टूटने की बहुत ही तेज आवाज आती है। ये देखकर केंटा बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो खिड़की की तरफ दौड़ता है और वो कहता है कि क्या तू पागल हो गया है बे? केंटा ऊपर देखता है और वो कहता है कि अब वक्त है केंटा, हमें एक दूसरे को अच्छे से जानना होगा। वो बैट को साइड रख देता है और खिड़की के नीचे जमीन पर बैठ जाता है और वो धीरे से कहता है कि अब बोलो, जो भी अंदर दबा है सब कुछ कह डालो। केंटा बोलना शुरू करता है कि पॉपुलर लोग हमेशा हम जैसे लूजर को नीचे समझते हैं और वो लोग कभी कोशिश भी नहीं करते हमें जानने की। चिटोसे उसकी बात सुनता रहता है बिना टोके और वो धीरे से कहता है कि तू पागल नहीं है, कुछ लोग सच में बहुत टैलेंटेड होते हैं, पर मेरे दोस्तों ने मुझे सिखाया कि टैलेंट को भी नर्चर करना पड़ता है। केंटा फौरन पलट कर बोलता है कि टैलेंट वाले लोग हमेशा मेहनत करते हैं, तो हमारे जैसे नॉर्मल लोगों के लिए कुछ बचता ही नहीं। चिटोसे से हिलाकर बोलता है कि मेहनत ही तो स्किल बनती है केंटा, हर कोई सीख सकता है और हर कोई इम्प्रूव कर सकता है, और याद रख, अगर तू इस यूनिवर्सिटी तक पहुंचा है तो तू ऑलरेडी बहुतों से आगे है। केंटा धीरे से बोलता है कि लेकिन मैं तो लोगों से बात नहीं कर पाता, क्या फायदा? चिटोसे स्माइल के साथ कहता है कि कम्युनिकेशन स्किल सीखा जा सकता है भाई, मैं तुझे कुछ आसान लाइन सिखाऊंगा जिससे तू बातचीत शुरू कर सके। दोनों के बीच एक लंबा शांत पल आ जाता है, जैसे पहली बार केंटा ने किसी को सच में सुना हो। अब चिटोसे के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसे पता था कि ये शुरुआत है। केंटा धीरे धीरे बाहर आने लगा है। अब चिटोसे थोड़ा प्रैक्टिकल तरीका अपनाने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि यार अचानक से बहुत थकान लग रही है। इशारा साफ था, वो चाहता था कि केंटा कुछ बोले जिससे कन्वर्सेशन आगे बढ़ाए। केंटा थोड़ी देर सोचकर पूछता है क्यों, और बस वहीं से एक छोटी सी बात शुरू होती है। धीरे धीरे दोनों विजुअल नॉवेल्स के बारे में बात करने लगते हैं। कभी चिटोसे बोलता है और कभी केंटा बोलता है। सिंपल बैक एंड फोर्थ चलता रहता है। फिर अचानक चिटोसे ताली बजाते हुए कहता है कि अरे वाह, तूने तो पूरा कन्वर्सेशन मेंटेन कर लिया। केंटा थोड़ा इरिटेट होकर बोलता है, तू मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या? इस बात पे चिटोसे हंसता नहीं, बस वो कहता है कि नहीं, ये बात मैं सच कह रहा हूँ। केंटा सब बुरी नजर में देखता है और कहता है कि तू खुद भी विजुअल नॉवेल्स में इंटरेस्टेड नहीं है। चिटोसे से प्रूव करने के लिए कुछ रेयर टाइटल्स के नाम लेने लगता है और केंटा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो सारे टाइटल्स उसके पास ही होते हैं, लेकिन वो अभी बिलीव नहीं करता। वो चैलेंज करता है कि अगर तू सच में जानता है तो इसका प्लॉट बता। चिटोसे सोचता है और फिर वही कहानी बताने लगता है जैसे केंटा ने कभी पढ़ी थी। नीचे उसी वक्त यूको और केंटा की माँ टी पी रहे होते हैं। एटमॉस्फेयर थोड़ा ऑकवर्ड होता है, इसलिए यूको पोलाइटली बोलती है कि टी बहुत ही ज्यादा अच्छी आंटी, आपको बनाने का टैलेंट है। इससे माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। ऊपर केंटा चिटोसे को सब भरी नजरों में घूरता है, क्योंकि चिटोसे ने प्लॉट बिल्कुल सही बताया होता है। चिटोसे स्माइल करता है और कहता है कि मुझे देखने में सर ना लगे, लेकिन मुझे ये सब पढ़ना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और ये सब फिनिश करने में मुझे पूरा 1 हफ्ता लग गया। केंटा पूछता है कि इतनी मेहनत की ही क्यों? चिटोसे का सीधा जवाब होता है कि मुझे वो लोग पसंद ही नहीं जो समझने की कोशिश ही नहीं करते। वो आगे कहता है कि कम्युनिकेशन का असली मतलब होता है दूसरों को समझना और बदले में खुद को समझाए जाने देना। चिटोसे केंटा की आंखों में देखकर कहता है कि यू और यूको दोनों ने कोशिश की तुझे समझने की, अब तेरी बारी है थोड़ा खुलने की। अगर कुछ समझना है तो पूछ लेना, यही तरीका है कनेक्ट करने का। फिर वो केंटा की बुक सेल्फ के पास जाता है और एक किताब निकालता है और वो धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। एक आदमी था जो दिखने में हैंडसम, पढ़ाई में तेज और स्पोर्ट्स में बहुत ही ज्यादा अच्छा था। वो हर फील्ड में आगे बढ़ता गया, लेकिन हमेशा हम्बल रहा। लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। उन्होंने उसके छोटे छोटे मिस्टेक्स को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो सुनकर थक गया और वो डिसाइड किया कि अब वो नॉर्मल बन जाएगा। और हम देखते हैं कि केंटा ध्यान से सुन रहा होता है और वो पूछता है कि क्या उसका प्लान काम किया? चिटोसे हंसता है और कहता है कि नहीं, लोगों ने उसे और भी ज्यादा क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। तब उसके टीचर ने उससे कहा कि कुछ लोगों को भगवान एडवांस में गिफ्ट देता है ताकि वो बाकी लोगों को लीड कर सके। उस बात ने उसका पूरा नजरिया बदल दिया। वो फिर से मेहनत करने लगा, पर इस बार एक थॉट लेकर कि उसे एक ब्यूटीफुल लाइफ जीना है। चिटोसे गहरी सांस लेकर कहता है कि उसने ठान लिया कि वो एक ऐसा इंसान बनेगा जिसे कोई भी पकड़ ना पाए, लेकिन साथ ही जो सबकी केयर करे। केंटा थोड़ी देर चुप रहता है और फिर पूछता है कि वो आदमी कौन था? चिटोसे स्माइल के साथ कहता है कि वो आदमी मैं हूँ। फिर वो हंसते हुए कहता है कि हालांकि स्टोरी का 90% मैंने खुद ही बना लिया था। चिटोसे की बातों के बाद केंटा थोड़ी देर चुप रहता है। उसे समझ नहीं आता कि अंदर से क्या महसूस
करें। वो सोचता है कि अगर स्टोरी का 90% झूठ था तो वो 10% क्या सच था, और धीरे धीरे उसका गुस्सा उतर जाता है। वो थोड़ा सहज होकर मान जाता है कि उसने चिटो से और बाकी सबके साथ ठीक बर्ताव नहीं किया था। फिर चिटो से केंता से पूछता है कि तेरे लिए नॉर्मिस का क्या मतलब है, जिस पे केंता बिना सोचे बोल देता है कि नॉर्मिस वो होते हैं जिसकी लाइफ आसान होती है, जिन्हें कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। चिटो से तुरंत पूछता है तो क्या तू मुझे नॉर्मी समझता है, जिस पे केंता जवाब देता है कि हाँ तू भी उन्हीं में से एक है। जिस पे चिटो से कहता है कि मेरे लिए कुछ भी आसान नहीं है केंता, हर दिन कोई ना कोई कुछ न कुछ बोल ही देता है, कभी टीजिंग कभी इंसल्ट। जिस पे केंता थोड़ा गिल्ट महसूस करता है और वो कहता है कि सॉरी तू अलग है, लेकिन कुछ पॉपुलर लोग ऐसे होते हैं जो सच में दूसरों से ऊपर बिहेव करते हैं। जिस पे चिटो से सिर हिलाकर कहता है कि हाँ तूने सही कहा, लेकिन मैं लकी हूँ कि मेरे दोस्त ऐसे नहीं हैं, वो अच्छे हैं और किसी को नीचे दिखाने की कोशिश नहीं करते। केंता भी स्माइल के साथ कहता है कि हाँ ये बात सही है। थोड़ी देर बाद चिटो से कहता है कि देख दिखावा देने में कोई बुराई नहीं है जब तक उसे किसी को चोट न पहुँचे। केंता थोड़ा हेजिटेशन के साथ पूछता है सच बता लव के मामले में तेरी लाइफ आसान है ना। चिटो से हंसते हुए कहता है कि पॉपुलर तो हूँ लेकिन इसका मतलब आसान नहीं है। वो ईमानदारी से समझाता है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई फीलिंग्स डेवलप कर लेता है और मैं सिर्फ दोस्ती रखना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी कई बार ऑकवर्ड हो जाता है और कभी भी पहले जैसा नहीं रहता। केंता ध्यान से सुनता है और उसके मन में आता है कि अब वो भी अपनी बात शेयर कर सकता है, पर चिटो से उसे बोलने का मौका ही नहीं देता। वो खुद बोल उठता है मुझे पता है कि तू क्या छुपा रहा है। केंता थोड़ा चौंक जाता है और चिटो से कहता है कि तू किसी क्लब में था ना, वहाँ एक लड़की थी जो तेरे साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करती थी। धीरे धीरे तू उसको पसंद करने लगा लेकिन वो किसी और को चाहती थी। जिसके बाद केंता की आंखें नीचे झुक जाती है और चिटोसे की आवाज थोड़ी धीमी हो जाती है। और जब तूने ये देखा तो तूने लोगों से डरना शुरू कर दिया, तूने रिलेशनशिप पर भरोसा खो दिया और स्कूल आना बंद कर दिया। कमरा एकदम शांत हो जाता है और केंता कुछ नहीं बोलता, बस उसकी आंखों में ये साफ दिखता है जिसे वो इतने वक्त से अपने अंदर दबा कर रखे हुए था। चिटो से थोड़ा सोचता है और वो पूछता है कि तो कुछ रह तो नहीं गया ना बताने में। केंता उदास होकर कहता है कि हाँ उसने मुझे बहुत बुरे तरीके से रिजेक्ट किया था। उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था जैसे वो पल अभी उसके अंदर कहीं चुपता हो। चिटोसे का एक्सप्रेशन बदलता है और वो मजाक नहीं करता, बस शांति से सिर हिला देता है। फिर वो कहता है कि लेकिन कम से कम तूने अपनी फीलिंग छुपाई तो नहीं, और ये हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। उसकी ये सब बातें सुन के केंता पहली बार थोड़ा रिलैक्स फील करता है। वो धीरे धीरे अपने दिल की बातें खोलने लगता है, अपना अकेलापन, अपना डर और लोगों से बात करने में डरना। इसी बीच यूको कमरे के दरवाजे के पास आती है। उसके हाथ में एक ट्रे है जिसमें जूस और कुछ स्नैक्स होते हैं। वो अंदर की आवाजें सुनती है, दोनों की बातचीत अब हल्की और नॉर्मल लग रही थी। वो शांति से ट्रे दरवाजे के पास रख देती है और वापस किचन में चली जाती है। वहाँ जाकर वो केंता की माँ से कहते कि लगता है अब दोनों अच्छे से बात कर रहे हैं। माँ की आंखों में थोड़ी राहत दिखती है जैसे उसके बेटे की बंद दुनिया में फिर से रोशनी घुस आई हो। वापस कमरे में चिटो से केंता से पूछता है कि आखिर उस लड़के का क्या नाम था। केंता कहता है कि मिकामी, लेकिन अब उसके लिए कुछ भी नहीं बचा। चिटो से स्माइल के साथ कहता है कि गुड, पुराने चैप्टर को बंद करने का मतलब ये नहीं कि किताब पूरी खत्म हो गई हो। थोड़ी देर बाद केंता कहता है कि मैं वापस स्कूल जाना चाहता हूँ पर अकेले जाने में डर लगता है। चिटो से तुरंत बोलता है कि अरे नहीं भाई, मैं रोज तुम्हारा बॉडीगार्ड बन के घूमूंगा। केंता थोड़ा निराश दिखता है तो चिटो से कहता है कि हाँ लेकिन पहले 3 हफ्ते मैं तुम्हें गाइड करूंगा, उसके बाद तुम्हें खुद ही संभालना होगा। जिसपे केंता सिर हिलाकर बोलता है कि हाँ डील। दोनों फिर उसका गुल तय करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पुराने दोस्त मुझे नए नजरिए से देखें। चिटो से कहता है कि परफेक्ट गोल, लेकिन याद रखना लड़कियों के बारे में बकवास करने से कुछ नहीं मिलेगा। केंता शर्मिंदा होकर कहता है कि हाँ अब समझ गया। फिर चिटो से कहता है कि और हाँ, बाहर की दुनिया इतनी ज्यादा स्कैरी नहीं है जितना तुम सोचते हो, वहाँ तो असली फन है। जैसे कि वो थोड़ा पॉज लेकर बोलता है कि यूको की 3D चेस्ट रियल लाइफ में फील करने का चांस। केंता तुरंत शॉक्ड होकर बोलता है कि सच में। चिटो से बिना एक्सप्रेशन बदले बोलता है कि अरे नहीं बेवकूफ, वो मेरी है। उसके बाद दोनों अचानक हंस पड़ते हैं और केंता महीनों बाद जेन्युइनली हंसा था। थोड़ी देर बाद वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ता है। बाहर आकर वो अपनी माँ के सामने झुकता है और फिर कहता है कि सॉरी माँ, अब मैं सच में कोशिश करूंगा। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर इस बार वो आंसू दुख के नहीं बल्कि राहत के होते हैं। कई हफ्तों से बंद कमरा अब खुल चुका था और शायद केंता का दिल भी। इसके बाद यूको खुद केंता के बाल को काटने में मदद करती है और चिटो से कहता है कि सबसे पहले हमें इसका मेकओवर करना होगा। वो केंता को डाइट पर भेज देता है और उसका फोन लेकर सोशल मीडिया बैन कर देता है। केंता पूछता है सोशल मीडिया बैन क्यों? चिटो से जवाब देता है कि क्योंकि सबसे पहले तुझे समझना होगा कि अननोन अकाउंट से दूसरे को हिट डालना ये तेरे लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसके बाद चिटो से और यूको बैठते हैं। यूको हैप्पी होती है कि सब कुछ इतना ज्यादा स्मूथली हुआ है, लेकिन चिटो से कहता है कि उसने केंता को बस आगे बढ़ने के लिए पुश किया है और कहा है कि अब उसे नई लड़की ढूंढनी चाहिए। यूको उसकी बात सुनकर स्माइल करती है और कहती है कि तेरा यही एटीट्यूड जो लोगों को तेरी तरफ खींचता है, ठीक वैसे जैसे मैं खुद तेरी तरफ अट्रैक्ट हूँ। चिटो से हल्के से स्माइल के साथ कहता है कि पुरानी बातें मत छेड़, पर यूको कहते है कि वो उम्मीद करते है कि एक दिन चिटो से अपना दिल खोल पाएगा क्योंकि उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ है। अगली सुबह केंता महीनों बाद स्कूल लौटने से नर्वस महसूस करता है, लेकिन चिटो से उसे हिम्मत देता है कि घबराना मत, तू सही रास्ते पर है। यही पहला स्टेप होता है बड़े बदलाव का। वो दोनों क्लास में एंट्री करते हैं और चिटो से हंसी मजाक में केंता का इंट्रोडक्शन कराता है। वो कहता है कि केंता स्कूल आना इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि उसे रिजेक्शन मिल गया था। क्लास में सब लोग हंसने लगते हैं और चिटो से उसे सिखाता है कि जोक और इंसल्ट में फर्क होता है और तुझे वो दोनों
समझना होगा। धीरे धीरे सब दोस्ती भर अंदाज मजाक करने लगते हैं और क्लास का माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। तभी उनका टीचर अंदर आता है और जैसे ही वो केंता को देखता है उसे समझ आ जाता है कि चिटोसे ने अपना मिशन पूरा कर दिया है। टीचर बाकी सबको थोड़ा टाइम देता है ताकि वो केंता को क्लास में एडजस्ट करने में मदद कर सके। लंच के टाइम सभी लड़कियां हैरान हो जाती हैं कि केंता ने अपने लंच में क्या लाया है। केंता बताता है कि वो डाइट पर है और चिटोसे ने उसे ऐसा करने को कहा है क्योंकि अगर उसे बेहतर दिखना है तो खुद पर काम करना पड़ेगा। लड़कियां उसे पूछती हैं कि आखिर हुआ क्या था। केंता बताता है कि वो पहले एक ओटाकू क्लब का हिस्सा था जहां एक लड़की जिसका नाम मिकामी होता है उस पे उसका क्रश था, लेकिन उसी क्लास में एक और लड़का था जो दिखने में काफी ज्यादा स्मार्ट था और उसके 6 पैक्स भी थे। तो मिकामी ने केंता को रिजेक्ट कर दिया और उस हैंडसम लड़के को चुन लिया। केंता कहता है कि उसने हिम्मत करके अपने दिल की बात कही थी लेकिन फिर भी उसका दिल टूट गया। चिटोसे बीच में कहता है कि मिकामी ने तो उसे फैट लूजर तक कह दिया था और उसने कहा था कि जाकर किसी गीजी पर दम तोड़ दे। ये सुनकर सबके चेहरे उतर जाते हैं लेकिन फिर केंता को सब लोग सपोर्ट करते हैं। वो लोग कहते हैं कि कम से कम इसने अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने की हिम्मत तो की। थोड़ी देर बाद काजुकी चिटोसे से बात करता है। वो कहता है कि चिटोसे किसी ऐसे इंसान को बदलना आसान नहीं होगा। केंता जैसा बंदा इतनी जल्दी नया इंसान नहीं बन सकता, लेकिन चिटोसे साफ जवाब देता है कि मैं उस पर भरोसा करता हूँ, वो बदलेगा और खुद को प्रूव करेगा। अब हम एक सीन में देखते हैं कि चिटोसे और इवानामी सर स्कूल के छत पर बैठे होते हैं। इवानामी सर स्माइल के साथ कहते हैं कि तुमने फिर से सब कुछ स्टाइल में कर दिखाया, लेकिन चिटोसे थोड़ा सीरियस होकर कहता है कि इवानामी सर आपके हिसाब से असली जिंदगी जीना किसे कहते हैं। इवानामी सर कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी सोच पर भरोसा नहीं करते, इसलिए वो दूसरों से खुद की तुलना करते हैं या फिर दूसरों को नीचे दिखाने में वक्त बर्बाद कर देते हैं। जिंदगी पूरी तरह तभी जी जा सकती है जब इंसान अपने ही कंपास पर भरोसा करे। उसके बाद हम देखते हैं कि चिटोसे चुपचाप उसकी बातें सुनता है और वो सोचता है कि क्या उसका कंपास अब भी पहले जितना ही सही है। उसके बाद एक हफ्ते बीत गए थे और केंता ने अपने अंदर चेंजेस ला दिए थे। बंदा थोड़ा फिट हो गया था और फेस पे कॉन्फिडेंट दिख रहा था। इससे चिटोसे और यू को उसे ले जाते हैं शॉपिंग कराने के लिए ताकि उसका लुक थोड़ा और अपग्रेड हो सके। सबसे पहले वो उसके लिए ग्लासेस लेते हैं और यू को कहती है कि ये वाले स्पेक्स तुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। वो आगे कहती है तो स्मार्ट लग रहा है और ये सुन के केंता थोड़ा स्माइल करता है और अंदर ही अंदर वो खुश हो जाता है। शॉपिंग के बाद यू को बोलती है कि चलो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, एक रेस्टोरेंट में चलते हैं जहाँ मुझे अपने फ्रेंड से मिलना था। वहाँ पर वो बैठता है और वो अपना फोन निकालता है और दिखाता है उस लड़की को जिसे वो पहले पसंद करता था। वो बताता है कि कैसे उसने जब सबको इनवाइट किया था मिकामी ने उसे मजाक बनाया और बाद में सबसे दूर कर दिया। चिटोसे कहता है कि सीरियसली ये लोग तेरे दोस्त हैं, ये बहुत ही ज्यादा फेक लगते हैं। यू को पूछते कि केंता तो उनसे फिर क्यों मिलना चाहता है जो लोग तुझे छोड़ गए थे। केंता थोड़ा सोचता है और वो कहता है कि बस इसलिए ताकि वो लोग देखें कि मैं कितना ज्यादा चेंज हो गया हूँ, मैं पहले वाला नहीं रहा। उसके बाद यूको के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो वेटर को बुलाती है और उसे कहती है कि एक फोटो ले लेना हमारी। और जब फोटो आती है तो केंता उस फोटो को देखकर हैरान रह जाता है और वो कहता है क्या ये मैं हूँ। यूको स्माइल करती है और कहती है हाँ देखो तुम कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हो। चिटोसे कहता है केंता याद रख तू जितना आगे आया है वो सब तेरी मेहनत की वजह से है और तू कभी इम्प्रूव करना बंद मत करना। केंता हल्की से स्माइल करता है और कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम दोनों की मेहनत बिना वजह के नहीं जाएगी। उसके चेहरे पर एक प्योर स्माइल आती है, एक ऐसी स्माइल जो उसके दिल से निकली थी। चिटोसे अंदर ही अंदर कहता है कि सच में ये बंदा काफी बदल चुका है। उम्मीद है कि ये बंदा एक दिन उस मोमेंट को याद करेगा और उसको खुद पर गर्व होगा। कुछ दिन बाद स्कूल में चिटोसे अपनी क्लास की तरफ जा रहा होता है और तभी अंदर से उसे एक आवाज आती है, किसने केंता को घेर लिया है और एक बंदा उसके ऊपर चिल्ला रहा होता है। वो कहता है कि तू जैसे लूजर को किसने कहा कि चिटोसे के ग्रुप में रहने का हक है। ये सुन के केंता चुप हो जाता है और तभी युवा उसके डिफेंस में बोल पड़ती है, बस करो तुम लोग उसे क्यों तंग कर रहे हो। पर वो बुली उसे बोलता है कि एक्टिंग बंद कर प्रिंसेस, सबको पता है कि तू कौन है। और हम देखते हैं कि हॉल में चिटोसे काजुकी और युजुकी के साथ सब कुछ सुन लेता है। वो कहता है चलो ये बात ज्यादा दूर तक नहीं जानी चाहिए, ये लोग केंता के प्रोग्रेस पर असर डाल रहे हैं और ये मैं नहीं होने दूंगा। जिसके बाद सीन थोड़ा सीरियस हो जाता है। क्लासरूम का दरवाजा खुलता है और चिटोसे काजुकी और बाकी सब अपनी नॉर्मल मस्ती में एंट्री मारते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन हम देखते हैं कि अंदर का माहौल कुछ अलग ही लग रहा था। चिटोसे सीधा फ्रंट बेंच पर जाकर रुकता है और वहीं पर बुली खड़ा होता है। वो कहता है कि लगता है मैंने तुझे पहले कभी देखा ही नहीं। बुली गुस्से में कहता है कि क्या तुम भूल गए बेसबॉल मैच में हम मिले थे और मेरा नाम है यूमिरा। काजुकी उसके साइड में आता है और उसने मेल बुली को आइस से थोड़ा